आपने कभी ना कभी तो धनबाद में मधुलिका की मिठाई या नमकीन जरूर खाई होगी। पिछले 42 सालों का सफर धनबाद में मधुलिका का रहा। अब इस पे सवाल उठ रहा है कि आखिर मधुलिका जैसी ब्रांड धनबाद में क्यों बंद हो गई। आखिर क्या कारण है कि मधुलिका ने अपने सभी 5 आउटलेट बंद करने की घोषणा कर दी और सोशल मीडिया पर इस पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। बंद होने के पीछे सरकारी कर राजस्व की मार है, जो शोषण है वो है, पारिवारिक उलझन है, कारोबार के पीछे क्या कारण हो सकता है। ये तमाम तरह की बातें लोगों के मन में इस वक्त में उठ रही है। सवाल सरकार पे भी उठ रहा है, प्रशासन पे भी उठ रहा है और दूसरा बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या मधुलिका अपने निजी कारणों से उसे बंद करना पड़ा है या कोई ना कोई इसके पीछे प्रताड़ना है। पूरे मामले से हम साफ करने के लिए या के जो मालिक हैं जयप्रकाश चौरसिया जी, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। अभी तक जयप्रकाश चौरसिया जी का अखबारों में आपने बयान सुना, लेकिन किसी भी चैनल पर इन्होंने ऑफिशियली अभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। सीधे तौर पे न्यूज एएनपी से आज खास बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपलब्ध है। हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कारण है कि मधुलिका जैसे ब्रांड जो पिछले 42 साल में अपने सींचा, इस लेवल पे खड़ा किया कि आज धनबाद की पहचान में एक मधुलिका का भी नाम है, उसको अचानक से आपको बंद करना पड़ा। तो कुछ तो पीड़ा हुई होगी, कुछ तो वजह रहा होगा। जिस पौधे को बीज से हमने लगाया, पेड़ बड़ा हुआ, बट वृक्ष की तरह हो गया और आज मुझे अपने से काट देना पड़ा, तो कारण तो निश्चित ही है। कारण तो अपने उगाए हुए पौधे को कोई काटेगा नहीं। कारण कई हैं, एक कारण नहीं है। आपने जो अभी इंट्रोडक्शन में कहा उसमें प्रशासनिक, पारिवारिक या अन्य किसी ढंग का परेशानी की बात कही। मधुलिका में हम लोग 5 भाई ने काम किया है। मेरा छोटा भाई विजय था, उसने इसका बीजारोपण किया था, वो एक्सपायर्ड कर चुका है। हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाई मिलके इसको चलाते थे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उम्र दराज होने लगे, वो एक्टिविटी हम लोगों की नहीं रही, कम हो गई। नहीं रही सो बात नहीं, कम हो गई। नए जनरेशन में मेरा बेटा कुमार मनीष इसको संभाल रहा था, मेन गतिविधि उसी की थी। लेकिन खबर तो यह है कि आपके 5 भाइयों ने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई विदेशों में कराया है। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसकी पढ़ाई लिखाई मतलब किसी की जर्मनी में, किसी के ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग देशों में। तो ऐसा लग रहा है कि उनकी भी अब मनसा धनबाद में कारोबार के बजाय वो विदेशों में नौकरी करना पसंद कर रहे हैं। नहीं, हमारे घर के बच्चे तो ऑलरेडी विदेश में सभी लोग हैं ही। एकमात्र मेरा बेटा था जो ये भी आईआईटी ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आईटी प्रोफेसर, आईटी इंजीनियरिंग किए हुए है, लेकिन बिजनेस में आवश्यकता के चलते इसको हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया था। जी, तो अभी कारोबार वही संभाल रहा, और कारोबार अभी वही संभाल रहा था। जी। अब है कि नई पीढ़ी के बच्चों का माइंडसेट कुछ अलग किस्म का है। भारत में अगर, और भारत की तो बात हम नहीं कहेंगे, पूरे भारत में हम नहीं जानते हैं, लेकिन झारखंड, धनबाद वगैरह इस जगह में आप अगर कोई कारोबार करते हैं तो आपको गर्दन झुका के कारोबार करना होगा। और नए पीढ़ी के लड़के ये गर्दन झुका के नहीं करना चाहते हैं। उनको कानूनी अधिकार जो, मतलब आपका इशारा इंस्पेक्टर राज वाला है। इंस्पेक्टर राज, तो ये इंस्पेक्टर राज जो है ये प्रताड़ना का एक बहुत बड़ा जरिया है। कब खुले थे मधुलिका सबसे पहले? 1984 में खुले। पहला आउटलेट कौन था? बटन का था। बटन के बाद फिर धीरे धीरे, बटन के बाद बैंक मोड़ हुआ, बैंक मोड़ के बाद हीरापुर हुआ, हीरापुर के बाद मेमको हुआ, मेमको के बाद सरायढेला हुआ। तो आज आपने मिठाई बनाने की सारी यूनिट, प्रोडक्शन, मतलब तमाम चीजें आपके पास संसाधन उपलब्ध है, प्रमाण है और आधुनिकतम है। हमारा जो वर्कशॉप है वो ऐसा वर्कशॉप झारखंड क्या पूरे
कलकत्ता के भी बड़े बड़े जो मिठाई के कारोबार करने वाले हल्दीराम वगैरह है, उससे बढ़िया हमारा वर्ष हो। सालाना टर्नओवर कितना तक पिछले बार रहा? 9-10 करोड़ के आसपास था। तो 10 करोड़ के कारोबार करने वाला अगर धनबाद का कोई एकदम से प्रतिष्ठान बंद हो जाए, उसमें जो काम करने वाले 25-30 कर्मचारी एकाएक बेरोजगार हो जाएंगे। 25 कर्मचारी नहीं, 100 के आसपास कर्मचारी। 100 कर्मचारी, ये तो बहुत बड़ा मतलब धनबाद के लिए सेटबैक है। तो अब ये अधिकारियों को समझ में आवे तब ना। आप अपने एक स्टाफ पर कोई गलती करता है, आप कड़ाई करते हैं, तो अगर वो प्रशासन के पास चला जाता है तो प्रशासन आप ही को चोर समझता है, सारा के लिए आप ही को दोषी मानता है और विभिन्न ढंग से दंडात्मक कार्रवाई करता है। वो ये नहीं देखता है कि जो कंप्लेन आपके यहाँ किया है और जो उस व्यवसाय का जो मालिक है वो जो बोल रहा है उसकी बात भी सुनी जाए। तो क्या क्या कंप्लेन आपके खिलाफ कर्मियों ने किए थे लेबर डिपार्टमेंट में? लेबर डिपार्टमेंट को बोला हमारा 2 महीना का पैसा बाकी है, कोई बोला 1 महीना का पैसा है, तब 2-4 लोग ने किया। उसके पैसे बाकी जो है उसको क्यों बाकी है ये नहीं पूछा। हमारे पास 120 कर्मचारी काम करते हैं, सबका पैसा ठीक मिलता है, ये 2 को क्यों ही रोका गया? अच्छा, इसको समझने को तैयार नहीं है जी। और उस पर उन लोगों ने दंडात्मक कार्रवाई की। वो इंस्पेक्शन के नाम पर लिस्ट बनाया, उस पर विभिन्न ढंग के ये ओवर टाइम ये वो जोड़कर खबर मिला कि 1 करोड़ रुपए का जो खबर नहीं मिला, मुझे नोटिस मिला फाइनल 1 करोड़ का 1 करोड़ रुपए क्या नोटिस मिला। 1 करोड़ का जुर्माना मतलब किस 10 लाख रुपए का एरियर निकाल दिया उन लोगों का। हाँ। और 10 गुना पेनाल्टी कर दिया, कुल मिलाकर 1 करोड़ के आसपास फिगर आ गया। तो अब हम लोग बिजनेस करें या छोटी मोटी बात के लिए इस ढंग से बात होगी तो कैसे चलेगा? तो आप लोगों ने लेबर सुपरिटेंडेंट या कमिश्नर से मिले? नहीं, ये तो लेबर कमिश्नर के स्तर की ही बात थी, उनसे मिले, बात किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसके पीछे क्यों सुनवाई नहीं हुई भी है समझ, लेकिन बहुत से पॉलिटिकल कारण है, वो हम स्पष्ट नहीं करना चाहेंगे। पॉलिटिकल कारण है, पॉलिटिशियंस का, मतलब बड़ी बात करेंगे, पॉलिटिशियन की वजह से शिकार हुआ। हम वो विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि अनावश्यक, हम तो पुराने पीढ़ी के लोग हैं ना, अनावश्यक किसी से पंगा क्यों मोल। तो दबाव प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं और साइड में है पॉलिटिशियन। हाँ। अच्छा, तो एक तो मतलब एक तरह से मानसिक प्रताड़ना आप झेल रहे थे। मानसिक प्रताड़ना, रिक्वेस्ट कई बार किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब हम भी दबाव का ये स्थिति ये वो कर सकते थे, लेकिन क्या है कि अब तो हमारा उम्र नहीं रहा कि अब आगे हम व्यापार चलावें। निगम ने नए पीढ़ी को करना है, अब नया पीढ़ी उस ढंग से करने को तैयार नहीं। निगम ने आप पे भी एक फाइन लगाया था हाल में 50,000 रुपए का। हाँ, वो मेरे वर्कशॉप में वाटर कनेक्शन मेरा था, तो वो रोड की दूसरी तरफ से उसका कनेक्शन था, क्योंकि उधर से ही पाइप गया हुआ था। रोड बनाने के क्रम में बार बार टूट जाता था, और रोड जो बना रहा था कंपनी, वही लोग फिर कनेक्ट भी कर देता था, लेकिन बार बार जो टूटता था, 8 लेन रोड के दूसरी तरफ से इधर पाइप आता था और उसकी मशीनें चलती थी, तो उसने शॉर्टकट रास्ता क्या कि इधर से राइजिंग गया था, उसमें टेप कर उसमें जोड़। आपने आरोप लगा कि आपने राइजिंग मेन पाइप पे लगा दिया। अब मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि ये राइजिंग पाइप में आपने कनेक्शन ले लिया, ये गलत किया है आपने। तो 50,000 जुर्माना। तो 50,000 इसके लिए हमने समझाते रहा, सब कुछ बताते रहा कि देख लीजिए कार्य, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, तो उसका निदान कुछ भी नहीं निकला। निदान 50,000 रुपये मैंने पे कर दिया, कौन लफा मोल, कहां हम इसके लिए लड़े। लेकिन जिस ब्रांड को आपने तैयार किया, जब धनबाद में ऐसी इस तरह के नाम का कोई ब्रांड नहीं था, आज तो कई आपके प्रतियोगी में आज कई ब्रांड यहाँ खड़ा हो चुके हैं, तब आपने जब खड़ा किया, आज आपके मधुलिका के जो सामान है, हमको लगता है कि मधुलिका की जो मिठाई है, नमकीन है, वो यहाँ के कीमतों में सबसे अधिक बताया जाता है कि उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? उसके पीछे ये है कि हम कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते किसी भी मिठाई में, और दूसरे क्या करते हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं कहूंगा।
और बेस्ट क्लास का रॉ मटेरियल मैं यूज करता हूं। कॉस्ट स्वाभाविक है बढ़ेंगे जी, और क्वालिटी समझौता नहीं। लेकिन क्वालिटी से मैं समझौता नहीं करता हूं। बहुत सारे कस्टमर आपके यहाँ तो महंगा है, वहां सस्ता है। इसका भी बात आपको कई बार झेलना पड़ा, कई महंगा को लेकर, महंगा को लेकर लोगों तो भाई है, आपको पसंद है आप लीजिए, नहीं पसंद है मत लीजिए। हमने पोस्टर भी लगा रखा है कि मधुलिया की मिठाइयों में कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करता, जिसके चलते क्या है कि जो दूध से तैयार मिठाइयां हैं उसका लाइफ 12 घंटा 16 घंटा 18 घंटा ही रहता है। लेकिन कस्टमर को यह भी बता दिया जाता है कि इसको जल्दी का आप कंज्यूम कर लीजिएगा। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्रिजर्वेटिव आए हुए हैं जी, और फूड आइटम में प्रिजर्वेटिव का लोग जम के इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि मिठाइयां लंबे समय तक खराब नहीं होते, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। लेकिन अभी भी जब देखते हैं कि कोई पर्व त्योहार आता है, दिवाली आता है, तो प्रशासन सक्रिय हो जाती है और FSSAI का जो कानून है वो तो मधुलिका पर पहले लागू होना है। चाइल्ड लेबर का जब शुरू हुआ था तो भी बगल में लेबर ऑफिस है, मतलब पहला केस चाइल्ड लेबर का हमारे अगेंस्ट में हुआ। दो बच्चों के नाम से किया गया, कोर्ट में केस हुआ, वहां पर उसका सर्टिफिकेट दिखा लेकर आए। लोग भी तो चाहेगा कि फूड सेफ्टी कानून का पालन हो, ये भी तो हम कहाँ इनकार करते हैं कानून का पालन नहीं हो जी, लेकिन पालन के नाम पर आप नहीं हो। अच्छा, दूसरा चीज है एक सैंपलिंग का सिस्टम है। आप बार बार सैंपल क्यों लेते हैं? कोई कंप्लेन है क्या? यहाँ तो जांच भी सुविधा है, तो राशि भेजना पड़ता है। वही तो मैं कह रहा हूं। माना जाए कि कई बार जांच के लिए जांच होता है और उसके पीछे कुछ और का वजह होता है। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? ये सरकारी तंत्र का आप समझते नहीं है क्या जी? कैसे चल रहा है यहाँ सरकारी तंत्र जी, वो सब होता है। नहीं, जब इतना सारा इशू हुआ, हमें अभी तक याद है धनबाद में एक प्रतिष्ठान यहां से छोड़कर भागा, तब रंगदारी का मामला सामने आया था। और आपको भी याद होगा कि खालसा होटल के मालिक, तब वो सरदार जी प्रिंस की धमकी से भाग खड़े हुए और बाद में वो किसी दूसरे ने उसको खरीद के अभी चल रहा है। दूसरी अगर हम देखें तो खालसा के बाद दूसरा आपका प्रतिष्ठान होगा जो किसी अन्य वजह से बंद करना पड़ रहा है। नहीं, आप ये कैसे रंगदारी की वजह, आप ये कैसे समझते हैं कि वो फैक्टर, मतलब कई फैक्टरों में एक फैक्टर वो नहीं है रंगदारी? वो तो कॉमन है। अच्छा, रंगदारी आप लोग के साथ भी है? कॉमन है। यहाँ का जो भी थोड़ा सा, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे अच्छे प्रतिष्ठान हो, वो तो कहाँ नाम नंबर से फोन आती रहता है। आप लोग को भी आते रहा फोन? मैंने कहा कि ये कॉमन बात है। जिला चैम्बर इसी के लिए होता है ना कि जब व्यापारी पर कोई तकलीफ आए तो उसकी मदद के लिए जिला चैम्बर अभी तक आपकी मदद के लिए आया है? नहीं, जिला चैम्बर वाले लोग ठीक है, उसके वो हमारे आप तो संरक्षक भी है ना जिला चैम्बर? हाँ ठीक है, संरक्षक भी हैं, लेकिन देखिए जिला चैम्बर क्या करेगा? हम जहां जाएंगे जिला चैम्बर भी तो उसी के पास, उसी अधिकारी के पास जाएगा। बात समझिए जी, वो कहीं दूसरी जगह थोड़े नहीं जाएगा। बात तो वो कॉमन है इसे। लेकिन अभी तक लोगों को लग रहा है कि प्रशासनिक की वजह से ये आउटलेट बंद करना पड़ा, या फिर कुछ पारिवारिक कारण भी है जो आपसी भाइयों के बीच में आप लोग के मान लीजिए अनबन चल रहा हो? नहीं, या ओनरशिप को लेकर विवाद चल रहा, कुछ तो रहा हो? ओनरशिप के लिए कोई विवाद नहीं है, भाइयों में बहुत अच्छा सामंजस्य है, वो सब ठीक है। नया पीढ़ी जो हमारे यहाँ इस बिजनेस में आया है उसमें अधिकतर बच्चे बाहर चले गए हैं। कोई जर्मनी में है, कोई कनाडा में है, कोई सिंगापुर में है, सब लोग बाहर चले गए। तो बिजनेस यहाँ करना नहीं, वो कोई आना नहीं चाहते हैं। और मेरा बेटा जो इस बिजनेस में है वो भी हाईली क्वालिफाइड लड़का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किए हुए है। और ये तो क्या वो भी नौकरी करना चाहता प्रतिष्ठान नहीं? अब क्या करेगा? जब प्रतिष्ठान बंद हो गया है तो अब उसकी उम्र 46 साल हो गई है। अब ऑनलाइन उसने अभी IIT कानपुर के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है जी, और क्लास भी शुरू उसकी हो गई है, 2 क्लास भी कर लिया है। 11 महीने का कोर्स है AI की पढ़ाई। तो आप लोगों ने भी तो बच्चों को टेक्निकल शिक्षा दिया है, तो स्वाभाविक है कि वो बिजनेस से ज्यादा दूसरी चीजों को ही। स्वाभाविक है। अब ये सब टाइप के लड़के जो हैं, सो उन लोग का माइंडसेट थोड़ा दूसरा किस्म का है। हम लोग हर चीज को एक लचीले बांस की तरह झुककर सलाम करके चढ़ावा देकर जैसे भी हो, मतलब जब तक जयप्रकाश चौरसिया मजबूत रहे, चलाने की स्थिति में रहे, तो सभी पांचों भाइयों को एक साथ एक डोर में बांध के रखे, 5वां आउटलेट
ठीक से चलता रहा है। आज जब बेटों की बारी आई है तो उनके साथ तरह तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। नहीं, उसके बावजूद जो भाइयों का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो सक्षम भाई, तो मेरा छोटा भाई विजय था, वो इसको बीज रखने वाला था, वो एक्सपायर कर गया जी। और दूसरे छोटे भाई हैं, वो लोग भी सपोर्ट जहां जरूरत होता है वहां करते ही हैं, ऐसा नहीं है। तो अपने भाइयों में कोई कन्फ्लिक्ट ना कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, जरा सा भी नहीं। आज भी हम लोग उसी तरह एक हैं जिस तरह से पहले थे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों ने तो अलग अलग दुकान भाइयों के नाम पे भले रहा, लेकिन ब्रांड तो एक ही ब्रांड। रोजगार का सृजन एमएसएमई छोटे व्यवसायी यही लोग करते हैं। एक जो ढाबा चला रहा है वो 6 आदमी 7 आदमी को रोजगार देता। अभी जो एसेट आपने इतना रखा, अगर पूरे मधुलिका के अगर सभी आउटलेट का रखे तो लगभग कितना का एसेट होगा? हमारे वर्कशॉप का और सब जगह का एसेट कुछ नहीं तो 6-7 करोड़ का तो होगा ही। तो इसको क्या करेंगे? ये इसको देखेंगे, बिजनेस बंद होता है तो सिंपली स्क्रैप मान लिया जाता है। दोबारा से अगर कोई ऐसा रास्ता बने कि फिर से आपसे कहा जाए नहीं, अब तो सवाल नहीं। बंद करने का जो डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन लिए हैं तो उसके बारे में उलटने का प्रश्न ही नहीं। मतलब अब फाइनल है वो। में कोई दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे धनबाद के? नहीं, अब दूसरा कोई प्रोजेक्ट धनबाद में नहीं करेंगे। कुछ पहल हुआ कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जो निगोशिएशन हो जाए, लेबर डिपार्टमेंट अपना रिवोक कर ले? बहुत सारा उसने तो डिमांड के लिए कोर्ट में भी उसको भेज दिया रिकवरी। हमने व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुरोध भी किया था उसको समाप्त करिए, ऐसा कोई। तो वो अपना अभी भी टैक्स लेने के लिए टैक्स वो तो उसने वसूली के लिए जो तौर तरीका सरकार का बना हुआ तौर तरीका है उसके अनुसार उसको आगे बढ़ा दिया है। अच्छा, नोटिस आपके अभी भी उनका? नोटिस तो हमको मिला ही था, नोटिस का हमने 1 करोड़ रुपया उनको अभी भी चाहिए। वो डिमांड को फाइनल मानते हुए उन्होंने रिकवरी के लिए ऑलरेडी केस फाइल कर दिया। आपने सेटलमेंट के लिए अब कोर्ट जाने की तैयारी करना? अब तो कोर्ट में ही होगा, अब इन लोग के पास अब थोड़े ना है। तो इस कारण को हम सबसे अंतिम वाला कारण? अंतिम और ये नहीं है, सभी कारण का मिला जुला असर है। मसलन जो इंस्पेक्टर राज वाली जो स्थिति बनी हुई है, टैक्स की दौरा दौरी है, अधिकारियों का जो शोषण है, और सबसे बड़ी बात है कि बात बात पे जो अधिकारी जांच के नाम पर जो प्रताड़ित करते हैं उसको लेकर भी एक नाराजगी है। तो ये तमाम तरह की चीजें। और जयप्रकाश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि प्रशासनिक अधिकारी तो सामने से हैं, कुछ पॉलिटिकल भी कारण है जिसको ये ओपन नहीं करना चाहते थे, वो भी एक बड़ा है दबाव समूह। और तमाम तरह के, मतलब इसमें प्रताड़ना है, दबाव है, निजी कारण है, ये सभी तरह के एक मिली जुली कारण है जिसकी वजह से आज मधुलिका ब्रांड को बंद करना पड़ा है। निश्चित रूप से ये धनबाद के लिए सदमा से कम नहीं है। सदमा तो उन नौजवानों को भी लगा होगा जो इसमें रोजगार पा रहे थे। अब आप सोचिए कि अगर धनबाद में मधुलिका अगर कारोबार बंद करके चला जाता है तो फिर बाहर से कारोबार करने वाले आएंगे, उन पर क्या असर पड़ेगा? और यह बात सरकार को भी सोचना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर बड़े व्यापारी, बड़े कारोबारी कैसे आएंगे? नमस्कार।